कोई हर्ज नहीं कि हमारी दवा का इफेक्ट आया नहीं आया, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। और एक क्वेश्चन था कि लास्ट में CCl4 से, CCl4 से बेसिकली ह्यूमन बीइंग में जो हिपेटोटॉक्सिसिटी इंड्यूस होता है ह्यूमन बीइंग में, उसको जब कोरिलेट करते हैं बहुत ये हिपेटोटॉक्सिसिटी इंड्यूस करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग में जो कोरिलेट करके देखा गया जिस तरह से टॉक्सिसिटी इंड्यूस होती है, तो CCl4 से मिलता जुलता है। तो इसी वजह से और ज्यादातर जो लिटरेचर रिव्यू करने की वजह से करने पे CCl4 को ज्यादा लोगों ने लिया है, तो इसी वजह से इन्होंने अपने स्टडी में CCl4 को लिया है। और कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। क्या चीज? अच्छा, स्टडी के बाद क्या करते हैं? इनका क्वेश्चन है कि टेस्ट एनिमल को स्टडी के बाद क्या करते हैं। तो स्टडी करने के बाद एक्चुअली ये बड़ा टिपिकल ये होता है कि जो भी हम स्टडी करते हैं CPCA गाइडलाइन से करते हैं या क्लिनिकल ट्रायल जो करते हैं ICMR के गाइडलाइन से करते हैं। तो CPCA का गाइडलाइन इतना टफ है कि उसको सब लोग फॉलो ये नहीं कर सकता। इसी वजह से जो भी एनिमल की स्टडी करते हैं एनिमल हाउस हर जगह नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ एनिमल हाउस नहीं है, दूसरे इंस्टीट्यूट में भी एनिमल हाउस नहीं, तो एनिमल हाउस वही स्टैब्लिश हो सकता है जो CPCA का गाइडलाइन फॉलो करें। CPCA के गाइडलाइन फॉलो करने के लिए आपका एनिमल एक दिया हुआ है कि आपको किस एरिया में एनिमल हाउस होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन कितना होना चाहिए। हमारे हॉस्टल में हमारे घर में भले AC रहे न रहे, लेकिन जहाँ एनिमल है वो एकदम वहाँ पे AC मस्ट है। हमारे यहाँ हमारे इसमें उनको अगर हेल्प करने वाला हो ना हो, लेकिन 24 आवर सालों भर उसमें एनिमल हाउस में स्टाफ रहना चाहिए। तो उसका बहुत ही टफ गाइडलाइन होता है और जहाँ पे वो गाइडलाइन फॉलो होता है वहीं पे एनिमल हाउस होता है। अब उसी गाइडलाइन में एक चीज है कि अब जब स्टडी कंप्लीट हो गई तो उस एनिमल को क्या कर सकते हैं। तो एनिमल को ऐसे नहीं कि स्टडी कंप्लीट हो गया उसको फेंक दिया डस्टबिन में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर उसके लिए फिर यूथनेसिया एक चीज होता है, पेनलेस किलिंग। पेनलेस किलिंग मीन्स कि उसको आप किल भी करें तो उसको पेन ना हो, पहले एनेस्थेसिया देके या एनेस्थेटाइज करके या ओवरडोज ऑफ एनेस्थेसिया या डीकैपिटेशन करते हैं। डीकैपिटेशन हेड और यहाँ के बीच इस तरह से प्रेस करते हैं कि यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे हैंगिंग वगैरह में होता है, उसी तरह से वो किल हो जाता है। पेनलेस किलिंग आपको करना है। पेनलेस किलिंग करके फिर उसको उसका एक प्रॉपर वे में डिस्पोजेबल का मेथड होता है, उस तरह से उसको डिस्पोज करते हैं। ऐसे नहीं कि उसको स्टडी किया उसको फेंक दिया, उस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि इन लोगों ने एनिमल स्टडी लिया है लेकिन हमारे यहाँ एनिमल हाउस तो नहीं है, तो फिर कैसे इन लोगों की स्टडी होगी। तो उसमें दो चीजें हैं, अगर आपके कॉलेज में या तो एनिमल हाउस हो या MOU साइन हो, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जहाँ पे भी एनिमल हाउस हो वहां से कोलेबरेशन हो। अभी अपने यहाँ एक वेटनरी यूनिवर्सिटी से एक MOU साइन हुआ है। और दूसरा जो अभी एंटी ल्यूकेमिक इफेक्ट का जो स्टडी था महावीर कैंसर रिसर्च संस्थान में, वहां से भी कोलैटरल रिसर्च की बात चल रही है, MOU की बात चल रही है, वहां भी उम्मीद इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ के लोग बच्चे वहां जाएंगे, वहां स्टडी करेंगे। हाँ, इसका ये क्वेश्चन है कि जो हिपेटोटॉक्सिसिटी CCl4 से इंड्यूस किया, तो जो दवाएं असर करेंगी, मान लो कि जो भी दवाई इन्होंने लिया और दवाएं इफेक्टिव हो गई, जो भी लिवर का पैरामीटर था जैसे कि लिवर प्रोफाइल है, तो लिवर प्रोफाइल को उन्होंने ठीक किया, तो सिर्फ इसी CCl4 के इंड्यूस करने की वजह से हमारी दवा इफेक्ट कर रही है या दूसरी किसी और वजह से हम इंड्यूस करें तो हमारी दवा इफेक्ट कर सकती है। तो इसको यहाँ थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहिए कि जो CCl4 से जो इंडक्शन डिजीज का हिपेटोटॉक्सिसिटी काउज हुआ, तो कि मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या थी बताया इन्होंने, लेकिन और डिटेल से बताना चाहिए था उसकी पैथोफिजियोलॉजी कि नॉर्मल लिवर में CCl4 इंड्यूस करने की वजह से लिवर में क्या क्या चेंजेज आए और हमारी दवा के अंदर कौन सी केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं जो उस पैरामीटर को ठीक करता है। ये चीजें डिटेल्स बताना चाहिए कि जो लिटरेचर रिव्यू हम लोग यही करते हैं कि जो एक तो डिजीज का रिव्यू में खास करके जो अद्विया में जो करते हैं कि उस जिस चीज से भी हम इंड्यूस करते हैं,
जैसे CCl4 से बताया इन्होंने इंड्यूस किया, या फिर बेंजीन से ल्यूकेमिया इंड्यूस किया, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिटेल से बताना की जरूरत है कि बेंजीन से ल्यूकेमिया कैसे इंड्यूस हुआ या CCl4 से हेपेटोटॉक्सिसिटी कैसे काउज हुआ। उसके बाद हमारी ड्रग में ऐसी क्या चीजें हैं, कौन सी केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, जैसे कि आप लोगों अल्कोहॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, सेपोनिन है। अल्कोहॉइड में कौन से अल्कोहॉइड है जो उसको अगर हमारी दवा इफेक्ट करेगी तो किस वजह से इफेक्ट करेगी। ये एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आपने यही दवा क्यों लिया। अगर मुसीले बलगम की बात आप कर रहे हैं तो बहुत सारे मुसली बलगम है, तो आपने ये अफ्टीमोन और बिस्पाइस क्यों लिया। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनका जो हिपेटोटॉक्सिसिटी है, तो हिपेटोप्रोटेक्टिव के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं हैं, तो यही दवाएं क्यों यूज किया। तो इसका एक आंसर ये भी आपको लिटरेचर रिव्यू में या फिर आप जो पुराने पेपर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है उन्होंने डिस्कशन में ये चीजें वो लोग लिखते हैं, या फिर जिसका उस ड्रग को लिटरेचर रिव्यू आता है वो पूरे एक एक चीज करके देखते हैं कि उस दवा के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो हिपेटोटॉक्सिसिटी को ठीक करता है। तो वो चीजें और बताने की जरूरत थी। और दूसरा उसी तरह से ल्यूकेमिया में भी, ल्यूकेमिया में हमारी दवा में बिस्पाइस और अफ्टीमोन में कौन से ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया को ठीक करता है। तो मेरा सजेशन भी है कि थोड़ा सा इन चीजों पे भी आप लोग ध्यान दें कि हमारी दवा में ऐसे कौन सी केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं जो। और दूसरा ये कि यूनानी से कैसे हम कोरिलेट करें, डिजीज की यूनानी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और हमारी दवा में ऐसी क्या चीजें हैं यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से जो उसको ठीक कर सकता है। ये चीजें बाद में काम आएंगे जब आप मान लो कि आपकी दवा अगर इफेक्टिव होगी, तो जब आप डिस्कशन में लिखोगे उसका थीसिस का एक पार्ट लास्ट में डिस्कशन का होता है कि आपको बताना होगा कि हमारी दवा उस डिजीज में इफेक्टिव है। रिजल्ट में तो आपका आ जाएगा, तो रिजल्ट में आप पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आपको डिस्कशन में ये चीजें लिखना होगा कि हमारी दवा जो इफेक्टिव हुई किस तरह से इफेक्टिव हुई, तो वो वहीं से पता चलेगा कि हमारी दवा में कौन से ऐसे कंस्टिट्यूएंट है जो उस दवा को इफेक्ट करते हैं। और किसी पास कोई क्वेश्चन? हाँ तक जो काम हो गया तो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो काम हुआ उसको हम रिव्यू करना चाहें। ये आपको नेट, एक तो आप जितने रिसर्च यूनानी की अगर बात करें तो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाए, मिल जाएगा कि NIU में कितने अभी तक वर्क हो चुके हैं, पूरा लिस्ट दिया हुआ है। हमदर्द में कितने वर्क हो चुके हैं या फिर अलीगढ़ AMU में कितने वर्क हो चुके हैं। फिर उसका आप उसी टॉपिक को आप नेट पे डालेंगे तो पेपर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, वो पेपर में डिटेल दिया रहेगा, तो कोई भी डिजीज का उसी का जिसने जो काम किया है वो लिस्ट तो आपको वहां से मिल जाएगा, साइट से एमयू के साइट से या NIM के साइट से वो मिल जाएगा। फिर उसी पेपर पार्टिकुलर टॉपिक को आप नेट पे डालेंगे तो वो चीजें पूरा डिटेल उन्होंने क्या क्या काम किया वो मिल जाएगा। एक अच्छा रिसर्च का एक पार्ट ये भी है, सिर्फ थीसिस सबमिट कर देना वो आपका रिसर्च नहीं, जब तक कि आपको पब्लिश कराना है। पब्लिश नहीं, बेसिकली जो रिसर्च कराते हैं या गवर्नमेंट इतना खर्च करती है तो इसका मतलब पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो इन्होंने हिपेटोटॉक्सिसिटी स्टडी किया तो ये बेसिकली आपकी प्रिलिमिनरी स्टडी होती है। ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट स्टडी करके फिर आप उसको ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल करते हैं। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी स्टडी एक लीड मिल जाता है स्टडी का, हाँ कि उसमें कुछ ना कुछ उस दवा में ऐसी चीजें हैं जो हिपेटोटॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। उसके बाद ये तो बहुत ही छोटे लेवल का पैरामीटर है। फिर उसके बाद लीड मिलने के बाद उसको और जो पैरामीटर्स होता है उस पर ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में भी अलग अलग फेजेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। वो एक लंबा चौड़ा ड्रग डेवलपमेंट का एक ये है। बस यहाँ एक लीड मिल जाता है कि हाँ ये दवा इफेक्टिव हो सकता है इस चीजों में। एथिकल क्लियरेंस, इनका क्वेश्चन है कि एथिकल क्लियरेंस अगर नहीं मिला तो क्या होगा। तो स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एथिकल क्लियरेंस आपको जो यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल के अलावा जितनी भी स्टडी होती है सबको एथिकल से गुजरना होता है। इस वजह से गुजरना होता है कि एक नंबर मिल जाएगा एथिकल कमेटी से, वो एथिकल नंबर आपको थीसिस में भी लिखना है और जो आपका पब्लिकेशन होगा उसमें भी लिखना है, जो आपका रिसर्च पेपर होगा। तो एथिकल कमेटी से पास होना बहुत जरूरी है। तो एथिकल कमेटी में आपका जो रिसर्च होता है, जो आपका सिनॉप्सिस होता है, उसी में डिस्कशन होता है। उसको अगर लगता है कि एथिकल कमेटी की टीम वालों को कुछ चेंजेस इसमें चेंज करने की जरूरत है तो वो सजेशन दे देगा कि ये चीजें आप यहाँ से
हटा दीजिए। अद्विया की एथिकल कमेटी में तो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उन लोगों का जो ये होता है कि मेन फोकस होता है कि एनिमल को ज्यादा हरासमेंट ना हो। एनिमल को मीन्स कि आपने स्टडी में 10 एनिमल को ले लिया, पूछेगा कि अगर 6 एनिमल से स्टडी हो रही तो आपने 10 क्यों लिया, तो आपको इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो जब तक एथिकल क्लियरेंस नहीं हुआ तो आप स्टडी नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टेस्ट ग्रुप, इनका क्वेश्चन है कि कहीं पे नंबर ऑफ टेस्ट ग्रुप ज्यादा लेते हैं, कहीं कम लेते हैं। तो इससे कोई अपनी स्टडी के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ उसमें जो 3-4 ग्रुप होता है, तो प्लान कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, टेस्ट ग्रुप और स्टैंडर्ड ग्रुप। प्लान कंट्रोल में क्या करते हैं कि बस एनिमल को नॉर्मल रख देते हैं, ठीक है, एजेटिव। नेगेटिव कंट्रोल में इंड्यूस करते हैं और डिजीज को इंड्यूस करते हैं। और स्टैंडर्ड ग्रुप में क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड ड्रग्स अभी अवेलेबल है, सपोज दैट कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज को आपने एनिमल को इंड्यूस कर दिया, और जो स्टैंडर्ड ड्रग है मार्केट में जैसे ग्लावेनक्लामाइड है, तो ग्लावेनक्लामाइड उसको दीजिए, उसके बाद उसका इफेक्ट देखते हैं। अब नंबर ऑफ टेस्ट ग्रुप में मान लो किसी ने एक ड्रग लिया तो टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट ग्रुप 1 हो जाएगा। किसी ने उसी एक ही दवा को लोअर डोज हायर डोज में दिया, जैसे बुक में दिया हुआ है कि कोई भी दवा ले लीजिए जो एंटी डायबिटिक है, तो उसका अगर बुक में दिया हुआ है कि 3 से 5 ग्राम उसकी डोज है, तो आप 3 ग्राम पे भी उसका इफेक्ट देख लीजिए, तो 5 ग्राम पे भी इफेक्ट देख लीजिए। तो यहाँ नंबर ऑफ टेस्ट ग्रुप 2 हो गया। अब किसी ने उसी को सफूफ के फॉर्म में दे दिया, पाउडर के फॉर्म में दे दिया, किसी ने उसको हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में दिया, किसी ने दोनों दिया। तो आपकी स्टडी के ऊपर है कि आप मतलब किस तरह का इफेक्ट देखना चाहते हैं। पाउडर का इफेक्ट देखना चाहते हैं, लोअर डोज का देखना चाहते हैं, हायर डोज को देखना चाहते हैं, हाइड्रोअल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो आप अपने स्टडी के हिसाब से नंबर ऑफ टेस्ट ग्रुप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और किसी को डाउट तो नहीं? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर निजाम सर, जो आप लोगों के सवाल के बहुत ही तफसील के साथ जवाब दे रहे थे। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इल्म अदविया से तीसरा प्रेजेंटेशन के लिए मैं दावत देता हूं डॉक्टर मसरूर हसन कासमी को कि वो आए और अपना प्रेजेंट